हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं गैसों के लिए ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तीसरा चैप्टर आपका फ्रेंड्स है गैसों के लिए ऊष्मागतिकी प्रक्रम। दोस्तों, यदि आपने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग का। सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्ड चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगा थर्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, फिर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, आइंसट्रोपिक प्रोसेस के बारे में, पॉलीट्रोपिक एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पढ़ना है आपको इक्वेशन रिप्रेजेंटेटिंग द प्रोसेस, फिर डेरिवेशन ऑफ वर्क डन, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द एवो प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आपको थर्ड चैप्टर में केवल इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं थर्ड चैप्टर से, उसके बाद आपको हम डेफिनीशंस और इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके हम बताते हैं उसको। तो इसमें थोड़ा आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो ऊष्मागतिकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, नंबर दो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। दोस्तों, आपको जो ये बुक्स में है इसमें आपको क्या है कि आपका जो डेफिनेशन होता है वो बड़ी लॉन्ग होती है, तो उसी के लिए मैं नोट्स शॉर्ट लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपका साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाएं तो समान रहती हैं तथा निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस लौट आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपका नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए मैं नोट्स बना के लाया हूँ, यहाँ से हम पढ़ते हैं शॉर्टकट में। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइक्लिक प्रोसेस और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंतर्गत निकाय की अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्थाएं पूरी तरह से समान होती है तथा निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है कि इस प्रक्रम के दौरान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तथा निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से वापस नहीं आ पाता है। तो आपकी ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो आपकी जो प्रोसेस होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, एक दूसरी होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब देखते हैं फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती हैं। तो टोटल 8 प्रकार की थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती हैं। फ्रेंड्स, आपको आठों नहीं पढ़ना है, केवल 4 ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको पहले उनके नाम बता देते हैं, उसके बाद आपको हम इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के उनके बारे में हम पूरा डेरिवेशन करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया गया है। फ्रेंड्स, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और सीखते जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर का 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो आपका पहला प्रोसेस होता है फ्रेंड्स स्थिर दाब प्रक्रम, या इसको हम बोलते हैं समदाब प्रक्रम, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या यही हो जाता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। और दूसरा आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है स्थिर आयतन प्रक्रम, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसी को हम सम आयतन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आपका तीसरा जो यहाँ पर होता है प्रोसेस वो होता है स्थिर तापमान प्रक्रम, इसको हम समतापी प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और इसको आइसो थर्मल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर चौथा जो आता है वो है, उसका नाम है फ्रेंड्स रुद्धोष्म प्रक्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम होता है इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आपका पांचवा हो गया फ्रेंड्स विविध प्रक्रम, इसको हम पॉलीट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। छठा हो गया आपका अति परवलयिक प्रक्रम, इसको हम हाइपरबोलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सातवां हो गया फ्रेंड्स आपका मुख्य प्रसरण प्रक्रम, इसको हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और आठवां हो गया फ्रेंड्स आपका थ्रॉटलिंग प्रक्रम, इसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ये जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर
प्रोसेस या इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। और दूसरा आपका पूछा जाता है स्थिर तापमान प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और विविध प्रक्रम। केवल 4 प्रकार के प्रक्रम ही आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा गया था। तो आइए देखते हैं हम कि स्थिर दाब प्रक्रम क्या होता है। फ्रेंड्स आप वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत करिए, यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप सही से इसको नहीं सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं यहाँ पर स्थिर दाब प्रक्रम है होता क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है। इस प्रोसेस में संपूर्ण क्रिया के दौरान, चाहे क्रिया जितनी भी लंबी चले, इस प्रोसेस में संपूर्ण क्रिया के दौरान दाब स्थिर बना रहता है। आपका जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहता है, अर्थात दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि आपका जो प्रेशर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रेशर जो है ये इसको कांस्टेंट कर दिया गया है। आपका वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ जाए, मतलब P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2 के बराबर होता है। यहाँ से आप इसको समझ लिए, मतलब आप जब यहाँ से आप आयतन बढ़ाते हैं, मतलब आपका आयतन V1 से V2 हो जाता है, तब भी आपका प्रेशर P1 ही रहता है या P ही रहता है। अब यहाँ पर P को किससे डिनोट किया गया है, P आपका प्रेशर को डिनोट करता है और C आपका जो होता है वो कांस्टेंट है, स्थिर, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके। यही आपका सी कांस्टेंट बताता है कि आपका पी जो है वो आपका स्थिर है, प्रेशर स्थिर है। अब देखिए इस प्रोसेस का जो आपका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का आपका गवर्निंग इक्वेशन, नियंत्रक जो समीकरण होता है फ्रेंड्स, वो होता है पी इक्वल्स टू सी। फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिए कि किस प्रोसेस का कौन सा गवर्निंग इक्वेशंस होता है। यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर, और सी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रोसेस में सिलेंडर में कुछ मात्रा में गैस भरी गई है और उसमें एक पिस्टन लगा है जिस पर कोई भार W रखा गया है। अब यदि गैस को ऊष्मा प्रदान की जाए तो गैस का विस्तार होता है और पिस्टन ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तथा गैस का दाब P स्थिर बना रहता है। इस प्रकार गैस द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसको हम W से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाता है W इक्वल टू इंट्रीकेशन P dV। यहाँ पर W इक्वल्स टू आपका P तो आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ बचा क्या, इंट्रीकेशन dV। अब dV क्या है, हमारा आयतन में परिवर्तन। आयतन कितना था फ्रेंड्स, हमारा पहले था V1, अब क्या हो गया, तो V2, तो बढ़ा आयतन माइनस आपका प्रारंभिक आयतन, तो यहाँ पर dV का इसी से डिनोट किया गया है W इक्वल टू P। और यहाँ पर V2 माइनस V1 आपका क्या है, आयतन में परिवर्तन है। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये एक ये समीकरण बन गया कि किया गया कार्य। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किसी भी नॉन फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत किया गया कार्य। सेम वही बात आपकी हो गई। इसको हम, इसका मात्रक फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए, इसका मात्रक आपका क्या होता है, किलो जूल होता है। फ्रेंड्स आप मात्रक लिखना मत भूलिएगा वरना आपका एक नंबर 100% कटेगा। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, W बराबर इंट्रीकेशन P dV, ये इसमें होता है किलो जूल। आप चाहे इसको लिखिए या चाहे इसको लिखिए, दोनों वही है। आप देखिए गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम DU से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर अगर DU बराबर mCV T2 माइनस T1। अब यहाँ पे टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, इसी की बात कर रहा है, mCV T2 माइनस T1, ये भी किलो जूल में। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है गैस की इंथाल्पी में हुआ परिवर्तन, मतलब डेल्टा H DH बराबर mCp T2 माइनस T1 किलो जूल में। तो यहाँ पर क्या है, DU डिनोट करता है गैस की आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, और M आपका यहाँ पर मास को डिनोट करता है। CV क्या है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। और T1 क्या है, गैस का आपका जो है क्या, गैस का प्रारंभिक तापमान। T2 गैस का अंतिम तापमान। Cp है गैस के स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला डेरिवेशन जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बड़े ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो स्थिर दाब प्रक्रम होता है वो, इसके डेरिवेशन आप कैसे करेंगे। आप अब नेक्स्ट डेरिवेशन फ्रेंड्स हम देखते हैं। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं स्थिर आयतन प्रक्रम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका स्थिर दाब प्रक्रम के बाद इंपॉर्टेंट आता है प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ से ही आप अनुमान लगाइए, कह रहा है कि स्थिर आयतन प्रक्रम, यहाँ पर आपका जो है आयतन वो होगा कांस्टेंट, आपका दाब तो था, तो वहाँ पर आपका प्रेशर या मतलब दाब कांस्टेंट था, यहाँ पर आपके आयतन कांस्टेंट होने की बात कर रहा है। तो कह रहा है इस प्रोसेस के अंतर गैस का जो आयतन है स्थिर बना रहता है और संपूर्ण प्रक्रम के दौरान गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इससे मतलब इस गैस का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है V=C होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, और आपका जो स्थिर दाब प्रक्रम का गवर्निंग इक्वेशन था तो वो था P=C, मतलब P आपका वहाँ पर क्या था, कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पर स्थिर आयतन प्रक्रम में आपका क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पर आपका V कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर समी इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर आप प्रेशर तो बढ़ाते चले जाइएगा, लेकिन आपका जो है यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, आपके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो वॉल्यूम आपका यहाँ होगा वही वॉल्यूम आपका यहाँ होगा, तो V1=V2 हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो कार्य किया गया कार्य होता है W बराबर इंट्रीकेशन P/dV होता है। उसके बाद यहाँ पर W बराबर P इंट्रीकेशन P, अब dV तो आपका क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन तो हुआ नहीं, इसीलिए आपका यहाँ पर 0 रख दिया गया, तो आपका किया गया कार्य क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, तो dV बराबर mCV इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो T2-T1 कर दिया, तो dV बराबर mCV T2-T1, तो ये आ गया आपका आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। अब देखते हैं इंथाल्पी में हुआ परिवर्तन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंथाल्पी में हुआ परिवर्तन DH बराबर mCP डेल्टा टी। अब यहाँ पर DH बराबर mCP T2-T1, तो फ्रेंड्स आपका ये दोनों इक्वेशन से इक्वल है, केवल यहाँ पर आपका B है और यहाँ पर आपका P है, केवल इतना ही डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका स्थिर दाब प्रक्रम के बारे में, स्थिर वॉल्यूम प्रक्रम के बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्थिर ताप प्रक्रम। अब इसमें क्या बात होगी, जो आपका टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स वो आपका कांस्टेंट होगा, इसके बारे में बात होगी। इसमें कह रहा है इस प्रोसेस के दौरान गैस का तापमान स्थिर बना रहता है, अतः तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर में नो चेंज होता है। इस प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशन होता है T=C हो गया। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि आपका जो दाब का गवर्निंग इक्वेशन होता है, स्थिर दाब प्रक्रम का गवर्निंग इक्वेशन होता है P=C होता है। स्थिर आयतन का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो आपका होता है V=C होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर स्थिर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका गवर्निंग इक्वेशन हो जाता है स्थिर ताप प्रक्रम का T=C। अब देखते हैं यहाँ पर फिगर्स में कुछ समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका टेम्परेचर में नो चेंज बता रहा है कि आपका जो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर बढ़कर यहाँ से P1 से P2 हो जाता है, और आपका क्या वॉल्यूम जो होता है V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर टेम्परेचर फ्रेंड्स दिखाया गया है वो आपका कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। तो देखिएगा इस समीकरण का, इसमें हम गैस का समीकरण लगाते हैं स्थिर तापमान प्रक्रम में, तो इस गैस का समीकरण होता है PV बराबर mRT, जहाँ पर m क्या है 1 ग्राम है, और आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट करता है R कांस्टेंट है, तो PV बराबर T हो गया आपका। और V यहाँ पर जब हम V की वैल्यू निकालते हैं वॉल्यूम की, तो T/P हो जाती है। अब कह रहा है कि अतः इस प्रोसेस के दौरान जो किया गया कार्य होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान किया गया कार्य W बराबर अब 1 से 2, क्योंकि इसमें आपका क्या है इंक्रीज हुआ है आपका क्या प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ से इंट्रीकेशन 1 to 2 PdV। अब यहाँ से देखिए PdV, इसके बाद W बराबर 1 to 2। अब यहाँ से P की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए V बराबर T/P दिया है। जब यहाँ पर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका T/V। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। उसके बाद dV सेम वही लिख दिया। अब W बराबर T कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें तो T को हम बाहर निकाल लेंगे 1 to 2 और 1/V इंटू dV। अब 1/V को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/V को हम लिख सकते हैं इंट्रीकेशन हटा, तो ये क्या हो गया log E। जैसे 1/E को हम क्या लिख सकते हैं, तो log E, तो इसी तरह E की पावर V हो गए T log E की पावर V। अब W बराबर T, अब इसको जब log हटा तो हमको यहाँ पर लेके आए ln। अब V 1 to 2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद W बराबर P1 V1 और ln, यहाँ पर देखिए T में तो परिवर्तन हो नहीं रहा, तो आपका वॉल्यूम और यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहा, तो ln और V1 को लिख सकते हैं क्या V2
माइनस V1 वहीं पर आपका लिखा है V2 माइनस V1, तो W बराबर P1 V1 ln, और माइनस में है जैसे कि आपका L माइनस M होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, L अपान M के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर V2 अपान V1 कर दिया गया है। आप जब आपका यहाँ पर जब इसको आप अच्छे प्रकार सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर P बराबर आता है T अपान V। तो ये आपका हो गया आपका कार्य में हुआ परिवर्तन। अब देखते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में, डेल्टा टी में हुआ परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर डी यू इक्वल्स टू एम सी बी T2 माइनस T1। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, तो आपका क्या होगा, चेंज ऑफ जो आपका है इंथाल्पी, इसमें आंतरिक ऊर्जा में जो आपका परिवर्तन हो गया वो तो हो गया फ्रेंड जीरो, क्योंकि यहाँ पर टी में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर क्या डी यू का मान आपका जीरो आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट चेंज ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी में परिवर्तन H बराबर mCp T2 माइनस T1। यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तब भी यहाँ पर आपका क्या फ्रेंड्स जीरो आ जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर मेन डेफिनेशन है सभी की, यदि आप डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो आप सारे प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में ना तो सिस्टम से या निकाय से ऊष्मा दी जाती है और ना ही निकाय से ऊष्मा ली जाती है। अतः गैस को किसी अचालक पदार्थ से बने सिलेंडर में रख दिया जाता है, फिर गैस का प्रसार किया जाता है, परंतु प्रक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका फ्रेंड्स आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जब तक आप डेफिनेशन याद नहीं करते हैं तब तक आप इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप फिगर्स के माध्यम से समझिए, आपका प्रेशर बढ़ा भाई साहब, P1 से इंक्रीज हुआ P2, और आपका जो आयतन है वो V1 से इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच गया, V2। अब देखिए यहाँ पर जो हम कैसे पहचाने कि कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस को डिनोट करता है, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है, कह रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ढलान होता है, स्लोप होता है, आइसोथर्मल प्रक्रम से ज्यादा होता है। अभी आपको हम एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताते हैं। देखिए जो कह रहा है कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है आइसोथर्मल प्रक्रम से ज्यादा होता है। तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम का आपका जो ढलान होता है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पर ये डिनोट करता है कि इसका जो ढलान होता है यहाँ पर कम ढलान है, इसमें यहाँ पर अधिक ढलान है। इसमें समझते हैं यहाँ पर देखिए कम ढलान है, आप ऐसे ही आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ज्यादा घुमावदार आपका ढलान है। तो यही आपका ज्यादा ढलान वाला आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है आपका, और कम ढलान वाला आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशंस फ्रेंड्स सबसे अलग होता है। तो इस प्रोसेस का गवर्निंग इक्वेशंस आप याद कर लेंगे। तो इसका होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू C। जी हाँ फ्रेंड्स, PV की पावर गामा इक्वल्स टू C। यहाँ पर क्या है, गामा क्या डिनोट करता है, एडियाबैटिक मतलब नियतांक को डिनोट करता है। अब गामा की वैल्यू निकालेंगे तो CP अपान CV मतलब प्रेशर अपान क्या आपका चेंज, प्रेशर में चेंज और आपका वैल्यूम में चेंज। इस प्रोसेस में किया गया जो कार्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो इस प्रोसेस का किया गया कार्य होता है W बराबर 122 PdV, 122 PdV। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर PV की पावर गामा इक्वल्स टू C, तो यहाँ से हम जब P की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ गया, C अपान V की पावर गामा। अब यहाँ पर देखिए किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या W से डिनोट करते हैं, तो W बराबर 122। यहाँ पर इसको P की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो C अपान V। अब देखिए यहाँ पर किया गया जो कार्य होता है वो होता है क्या, PdV। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया, P की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट की गई है और dV की वैल्यू सेम वहाँ पर रखी गई है। तो W बराबर C, आपका जो कांस्टेंट बाहर निकल गया 122 1 अपान V की पावर गामा dV। अब यहाँ पर देखिए 1 अपान V की पावर गामा को क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 अपान E को लिख सकते हैं log E, तो इसी तरह आपका कांस्टेंट C बाहर निकला है और 1 अपान V की पावर गामा को log V की पावर गामा। अब 122 अब कार्य किया गया है तो W12 और P1 V1 माइनस P2 V2 मतलब आपका जो कार्य हुआ 1 से 2, उसी को आप 12 से डिनोट किया गया है और बटे गामा -1। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये तो आपके कार्य में परिवर्तन हो गया फ्रेंड्स। अब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसका, अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम DU से डिनोट करते हैं तो mCb
T2 माइनस T1 W, ये आपका किलो जूल हो गया फ्रेंड्स। आप किलो जूल मत लिखना भूलिए, वरना एक नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा, चाहे आप पूरा डेरिवेशन सही करके आइए। इसी तरह आपका हो गया चेंज ऑफ इंथैल्पी DH इक्वल्स टू MCP T2 माइनस T1 किलो जूल। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ इंथैल्पी। फ्रेंड्स आप किसी भी एक प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं तो आपको जो 3 बाकी डेरिवेशन है ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब जानते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। फ्रेंड्स अब की बार ये पूछा जा सकता है कि बताइए भाई साहब बहुविधि प्रक्रम का आप डेरिवेशन करके बताइए, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इस प्रोसेस का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है उसको देख लीजिए, PV की पावर n इक्वल्स टू C होता है, जहाँ n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, एक पॉलीट्रॉपिक नियतांक है, सेम एज, और बाकी इसका जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स आपका सेम एज एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। आप देखिए यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो W बराबर 1/2 PdV होता है। यहाँ पर तो सेम एज होता है, लेकिन आपको फिर हम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी से। जो आपका पॉलीट्रॉपिक का इंडेक्स होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, सेम एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह होता है। तो इसमें किया गया कार्य W बराबर 1/2 PdV। अब यहाँ पे PV की पावर n इक्वल्स टू C कांस्टेंट है, P की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा C अपान V की पावर n, यहाँ पर C अपान V की पावर n, फिर W बराबर क्या होता है अभी बताया PdV। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमने निकाल लिया है, C अपान V की पावर n और dV सेम ऐसे रख दिया। तो यहाँ पर C कांस्टेंट बाहर निकला 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपान V की पावर n dV। अब यहाँ पर W बराबर C log V की पावर n, अब 1 अपान V को हम क्या लिख सकते हैं, log V की पावर n लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया किया गया कार्य में हुआ परिवर्तन W12 P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस 1। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DU बराबर MCV T2 माइनस T1, ये आपका हो गया इंटू W, ये हो गया आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखते हैं इंथैल्पी में हुआ परिवर्तन। तो फ्रेंड्स आप इंथैल्पी में हुआ परिवर्तन को, तो आप इंथैल्पी में हुआ परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए DH बराबर MCP यहाँ पर फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ आपका जो इंथैल्पी में हुआ परिवर्तन कैसे निकालेंगे। तो ये आपका तीसरा समीकरण बन जाएगा, इसको हम DH से डिनोट करते हैं बराबर MCP, और यहाँ पर T2 माइनस T1 और कुछ नहीं, और W किलो जूल। तो ये हो गया आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और हुआ आपका इंथैल्पी में परिवर्तन। केवल आपका यहाँ पर P और C में डिफरेंस रहता है, आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन और इंथैल्पी में हुआ परिवर्तन। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब आपके लिए 4th चैप्टर इसका लेके आऊँ तो आपकी पास उसका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे 4th चैप्टर में थर्मल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, 3rd मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और थर्मल इंजीनियरिंग के नोट्स और PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।